लेकिन जापान है कि मानता नहीं। जापान इनके सामने युद्ध कर रहा था और बड़े ताकत के साथ में, बड़ी साहस के साथ में वो लड़ाई लड़ रहा था। अब मेरे दोस्तों यहीं से पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाता है और वो सिस्टम अमेरिका ने बदल दिया मेरे दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने चेतावनी दी, किसको? निकिता खुश्चेव को, जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति है। और चेतावनी देकर क्या कहा? साथियों, अगर कोई भी टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उस टॉपिक के अतीत के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए, ताकि आपको आसानी हो सके। और जिनको रटना है कि एक छोटा सा नोट्स लिखवा दिया और उसको आप लगातार रट रहे हैं, तो आप घट रहे हैं। जब तक आपको टॉपिक की समझ नहीं होगी, जब तक आप टॉपिक को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब इस साइड के अंदर ब्रिटेन और फ्रांस तो पहले से ही थे भाई साहब। ब्रिटेन और फ्रांस तो पहले से ही है। इसमें एक देश शामिल और हो गया, अमेरिका। अमेरिका पहले इसमें शामिल नहीं है। अमेरिका शामिल हो रहा है इसमें 1941 में। अच्छा, इसमें एक देश और शामिल हो गया जिसका नाम है यूएसएसआर, जिसको आप बोलते हैं सोवियत संघ। जिसको आप क्या बोलते हैं? सोवियत संघ। एक देश और शामिल हो गया, चाइना। इस साइड में चाइना है तो इस साइड में जापान का आना स्वाभाविक है, क्योंकि जापान ने चाइना को गुलाम बनाया था। अच्छा, कई लोग ये बोलते हैं कि चाइना है ना कब आजाद हुआ? तो चाइना आजाद हुआ नवंबर 1949 में। हम आजाद हो गए थे 1947 में। चाइना 2 साल बाद आजाद होकर आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, और इसके पास में 1900 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति या फिर पैसा है मेरे साथियों। एक नंबर पे अमेरिका, जिसकी 2600 लाख करोड़ रुपए है। तो ये 5 देश है एक साइड में। इन देशों को बोला जाता है मित्र राष्ट्र। और एक ही साइड में जो देश है, इनको बोला जाता है धुरी राष्ट्र। मेरे साथियों ध्यान रखना, कई बार एक नंबर का सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि धुरी राष्ट्रों के नाम बताइए, तो जर्मनी, जापान और इटली। ब्रिटेन जो है ये मित्र राष्ट्र है। मित्र राष्ट्रों की संख्या 5 है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मित्र राष्ट्रों की संख्या कितनी है, तो आपको डायरेक्टली बताना है 5। हो सके तो उनका नाम भी लिख दो। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें नाम लिखने की जरूरत नहीं, वहां पे तो सीधा डायरेक्टली 5 बताना है। धुरी राष्ट्रों की अगर बात हो तो धुरी राष्ट्रों में देश है 3। भाई साहब, लड़ाई शुरू हो गई 1 सितंबर 1939 से। इतनी खतरनाक तरीके से लड़ाई हुई। अब यहां पे ध्यान रखना, इसके अंदर ब्रिटेन शामिल है। तो ब्रिटेन जो है, उस ब्रिटेन का किसके ऊपर कब्जा है? भारत के ऊपर कब्जा है। इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब युद्ध स्टार्ट हुआ और इस युद्ध के अंदर जर्मनी, जापान, इटली वो उसको मार रहा है, उसके सैनिक उधर से मर रहे हैं। उधर वाला उसके ऊपर हथियार फेंक रहा है, उधर वाला उसके ऊपर फेंक रहा है, और इसमें भी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। जापान, इटली और जर्मनी, ये 3 देश एक साइड में थे। तो मई 1945 में, 8 मई 1945 को जर्मनी और इटली, जो ये दोनों देश है, इन्होंने सरेंडर कर दिया, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इसका मतलब हाथ खड़े कर दिए और ये कहा कि भाई साहब, हमसे तो युद्ध लड़ा नहीं जाएगा अब आगे। जापान भी सरेंडर करने वाला था, लेकिन जापान हार मानने वाला नहीं था। जापान की कंडीशन ये थी, वहां पे भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। लगातार अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, ये जितने भी तमाम देश हैं, वो एक दूसरे के ऊपर हमला करते जा रहे थे। और जापान के जो सैनिक थे, वो सैनिक सुसाइड करने की कगार पे आ चुके थे। वो देखो सुसाइड कैसे करते थे, एयरक्राफ्ट उड़ाते थे
और अमेरिका के जो बड़े बड़े जहाज हुआ करते थे, जो जंगी जहाज हुआ करते थे, उनके अंदर ले जाके एकदम से घुसा देते थे और उसके साथ में खुद भी मर जाते थे। अब आप एक बार ये क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं या फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन बन सकता है कि आपने बताया कि 1 सितंबर 1939 को जब पोलैंड पे आक्रमण किया जाता है तो उस टाइम पे संधि की गई थी किसके द्वारा? हिटलर और सोवियत संघ के द्वारा। यहां पे तो भाई साहब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, तो ये दुश्मन वाली श्रेणी यहां पे क्यों आ गई? क्योंकि इधर जर्मनी आ गया और इधर सोवियत संघ आ गया। तो इसलिए आई क्योंकि अपनी सेनाओं को सोवियत संघ की सीमाओं से हिटलर ने हटाया नहीं और ये कहा कि मुझे मास्को, जो रूस की राजधानी है, उसको भी जीतना है। तब जाके यूएसएसआर यानी सोवियत संघ को लगा कि भाई साहब अब तो हमें इसका मुकाबला करने के लिए, इसका सामना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मित्र राष्ट्रों का साथ देना पड़ेगा। जर्मनी और इटली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, लेकिन जापान है कि मानता नहीं। जापान इनके सामने युद्ध कर रहा था और बड़े ताकत के साथ में, बड़ी साहस के साथ में वो लड़ाई लड़ रहा था। अब मेरे दोस्तों यहीं से पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाता है और वो सिस्टम अमेरिका ने बदल दिया। मेरे दोस्तों, अमेरिका जो है वो क्या कर रहा था? परमाणु बम बना रहा था। परमाणु बम, इस परमाणु बम का उसने जुलाई 1945 के अंदर सफल परीक्षण कर लिया। एक ऐसा हथियार जिसका विनाश पहले दुनिया ने कभी भी नहीं देखा था। एक ऐसा हथियार जिसमें दुनिया ने पहले कभी भी ये यकीन ही नहीं किया था कि जब ऐसा हथियार बनेगा और जब किसी स्थान पे गिरेगा तो उसमें लाखों की संख्या में दर्दनाक तरीके से लोगों की मौत हो जाएगी। लेकिन ऐसा हथियार जुलाई 1945 में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाकर तैयार कर चुका है। जापान को समझाने के बावजूद भी जब जापान नहीं माना तो 3 एयरक्राफ्ट, उसमें एक जो बड़ा परमाणु बम डालने वाला जो जहाज था वो, और उसकी सुरक्षा करने के लिए 2 और एयरक्राफ्ट उड़ते हैं। और वो डेट थी मेरे दोस्तों 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 को सुबह सुबह का टाइम था और शहर का नाम था जापान का हिरोशिमा। अच्छा, आपको पता होना चाहिए जापान के प्रमुख शहर जो हुआ करते थे उन शहरों को टारगेट किया जा चुका था कि हमें इन इन शहरों के ऊपर क्या डालने? परमाणु बम डालने हैं। अमेरिका धीरे धीरे जापान के क्षेत्रों को क्या करता जा रहा था? जीतता जा रहा था। यहीं पर सोवियत संघ जो है वो भी ये चाह रहा था कि मैं भी जापान के क्षेत्रों को जीत लूं और वो हमला करने की तैयारी में था यूएसएसआर। इस बात का पता अमेरिका को चलता है तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, अमेरिका ने तो जापान की राजधानी जो टोक्यो है उस टोक्यो के ऊपर भी हमला करने की योजना बना रखी थी और ये कह रखा था कि भाई यहां पर भी एक क्या डाल देना? परमाणु बम डाल देना। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कहा कि भाई साहब, इस जापान की हिरोशिमा की इतनी सुंदरता है, सॉरी हिरोशिमा नहीं, ये जो टोक्यो है ये इतना सुंदर शहर है कि मैं एक बार वहां पे गया हुआ था हनीमून मनाने के लिए, तो ये बहुत सुंदर शहर है, इसके ऊपर हमें परमाणु बम नहीं डालना है। तो उस लिस्ट से इसका नाम हटा दिया गया। लेकिन हिरोशिमा के जो लोग थे आराम से सुबह सुबह उठ के अपने काम पे जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और दैनिक जो दिनचर्या थी सुबह सुबह की वो कर रहे थे। और सुबह सुबह ही हवा में उनको 3 एयरक्राफ्ट उड़ते दिखाई देते हैं। उनको उनकी आदत हो चुकी थी क्योंकि वो लगातार उड़ रहे थे, पहले भी उड़ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि एकदम से नॉर्मल होगा। और इसी समय अमेरिका ने एक बम, परमाणु बम डाला और मेरे दोस्तों देखते ही देखते
हिरोशिमा के अंदर लाखों की संख्या में लोग मौत के घाट उतार दिए गए। लाखों की संख्या में मौत के घाट उतार दिए गए, लेकिन जापान ने फिर भी घुटने नहीं टेके। जापान ने फिर भी घुटने नहीं टेके। जापान फिर भी कड़ा मुकाबला करने के लिए तैयार रहा। अमेरिका ने फिर दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को, मेरे साथियों, ये दुनिया के लिए उस समय इतना दर्दनाक हादसा था कि इसको आने वाली पीढ़ियां कैसे भुगतेगी, इसकी कल्पना कभी की ही नहीं गई थी। जापान का दूसरा शहर नागासाकी, इसके ऊपर दूसरा परमाणु बम डाला, वही असर हुआ जो हिरोशिमा का हुआ था। यहां से पूरा विश्व जो है एक नया मोड़ ले लेता है। विश्व की राजनीति एक नए मोड़ पे आके खड़ी हो जाती है और जापान को मजबूरी में आत्मसमर्पण करना पड़ा। और इस परमाणु हमले में इस बात का ध्यान रखना, इससे पहले युद्ध के दौरान कभी भी परमाणु बम का उपयोग नहीं किया गया। जुलाई 1945 के अंदर अमेरिका ने सफल परमाणु परीक्षण तो किया था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जनसंहार, क्योंकि परमाणु परीक्षण जो किया जाता है वो तो एकदम से खाली स्थान पे किया जाता है, जहां पे एकदम से एरिया खाली हो वहां पे परमाणु बम का हमला किया जाता है। लेकिन जापान जो है, जापान ने इस दर्दनाक हादसे को अभी भी नहीं भूला है। और अभी महीना चल रहा है अगस्त का, और कल 9 अगस्त था, तो मैं अपनी कक्षाओं के अंदर बता रहा था कि आज ही के दिन नागासाकी के ऊपर हमला किया गया, 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर हमला किया गया और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। मेरे साथियों, जब आज जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 2 सितंबर 1945 को खत्म हो गया। लेकिन विश्व की राजनीति अब नए अध्याय से शुरू होगी। अब यहां पे देखना, इस साइड में मैंने आपको मित्र राष्ट्रों की संख्या बताई थी कि मित्र राष्ट्र जो है वो 5 है। ब्रिटेन इस टाइम में यहां पे है, फ्रांस भी है। अब ये अमेरिका और जो यूएसएसआर है यानी सोवियत संघ, ये दोनों बड़े महाशक्ति है, इतने शक्तिशाली देश हैं ये दोनों। यूएसएसआर ने सोचा कि भाई अमेरिका ने इस प्रकार का हथियार बना लिया है तो ये दुनिया के किसी भी देश के ऊपर हमला करके उसको घुटने पे ला सकता है, उसको झुकने के लिए मजबूर कर सकता है, उसको आत्मसमर्पण करने के लिए बेबस कर सकता है। उसके सामने कोई फिर दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। परमाणु बम एक ऐसा हथियार बन चुका था जिससे पूरी दुनिया थर थर कांप रही थी। अमेरिका जो है लगातार एक के बाद एक परमाणु बम और बनाने लग जाता है एडवांस टेक्नोलॉजी के। और मेरे साथियों, यहीं से विचारधारा की और ताकत को बढ़ाने के लिए वर्चस्व शुरू हो जाता है। एक तो विचारधारा और हथियारों की होड़ लग जाती है मेरे साथियों, हथियारों की होड़। और ये जो हथियारों की होड़ लगी, विचारधारा की होड़ लगी, एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए। समझ में आ रहा है ना? एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना हुई। रसिया जो है उसको ईर्ष्या की भावना हो चुकी है, एक दूसरे को द्वेष की भावना हुई, एक दूसरा देश आपस में घृणा करने लग गया मेरे साथियों। एक दूसरा देश आपस में क्या करने लग गया? घृणा करने लग गया, नफरत करने लग गया। और ये जितना सब कुछ हो रहा था वो पत्रिकाओं के माध्यम से हो रहा था। और इसी का नाम इतिहास में मेरे साथियों किसके नाम से जाना जाता है? शीत युद्ध। ये जो शीत युद्ध है वो अमेरिका प्लस यूएसएसआर यानी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में मेरे साथियों शुरू हो गया।
अब हमें यहां पे समझना है, अमेरिका और सोवियत संघ विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेरिका जो है वो पूंजीवाद का समर्थन करता है। किसका समर्थन कर रहा है? पूंजीवाद का। अमेरिका एक साइड में, तो ये समर्थन करेगा पूंजीवाद का। सोवियत संघ जो है वो एक साइड में है, ये समर्थन कर रहा है साम्यवाद का। साम्यवाद का मैंने आपको बता दिया था, ऐसी शासन व्यवस्था जिस शासन व्यवस्था में पूरा का पूरा नियंत्रण किसका हो? सरकार का। उद्योग सरकारी, स्कूल सरकारी, हॉस्पिटल सरकारी, खेती सरकारी, लगभग सारी व्यवस्थाएं सरकारी, यानी कम्युनिस्ट एक ही पार्टी का शासन। जब हथियारों का निर्माण हुआ तो एक के बाद एक हथियार बनाए गए, और उन हथियारों की वजह से दुनिया जो है वो एक नए दौर में चल रही थी। और यहीं से हम आजाद होते हैं 1947 में। ये टाइम भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट का समय था, क्योंकि शीत युद्ध है। अमेरिका चाहता है कि मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करूं, मेरे साम्राज्य में ज्यादा से ज्यादा पूंजीवादी लोग शामिल हो। सोवियत संघ चाहता है कि मेरे साम्राज्य में ज्यादा से ज्यादा साम्यवादी गुट के देश शामिल हो। ये विचारधारा की लड़ाई चल रही है, ये हथियारों की लड़ाई चल रही है। अमेरिका अगर एक बम बना रहा है तो यूएसएसआर भी बम बना रहा है, और इसी टाइम के अंदर अंतरिक्ष की भी लड़ाई शुरू हो जाती है। यूएसएसआर अंतरिक्ष में अपना सफल अभियान करना शुरू कर देता है, अंतरिक्ष के अंदर उसकी सफल यात्रा हो जाती है। अमेरिका को टेंशन हो जाती है, तो उसने भी अपना दबदबा, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अंतरिक्ष में चंद्रमा पे सबसे पहला इंसान उतार दिया था। अब हमें यहां पे समझना है, 1962 के अंदर मेरे साथियों दोनों देश आमने सामने हो जाते हैं। 1962 के अंदर यहां पे आपको देखना है, एक क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ। क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा एक द्वीपीय देश है। ये जो क्यूबा है वो द्वीपीय देश है, और ये जुड़ा हुआ किससे है? इसकी सीमा किसके साथ में लगती है? अमेरिका के साथ में। अमेरिका का तटवर्ती देश है ये क्यूबा। लेकिन क्यूबा के अंदर साम्यवादी शासन व्यवस्था है। ध्यान रखना मेरे साथियों, साम्यवादी शासन व्यवस्था का समर्थन करने वाला देश प्रेजेंट टाइम में चाइना भी है और प्रेजेंट टाइम में रसिया भी है। तो उस टाइम पे सोवियत संघ था। क्यूबा के अंदर फिदेल कास्त्रो नाम का राष्ट्रपति है। फिदेल कास्त्रो क्यूबा का राष्ट्रपति है मेरे साथियों, ध्यान रखना। अमेरिका जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है जॉन एफ कैनेडी। ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। मैंने आपको ये बताया था कि सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन है? सोवियत संघ, सोवियत संघ के राष्ट्रपति है निकिता खुर्चेव। निकिता, ये कोई लड़की नहीं है, ध्यान रखना। आदमी का नाम है निकिता खुर्चेव। ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति हैं। सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने सोचा कि भाई अमेरिका का थोड़ा इलाज कर देते हैं, तो अमेरिका का थोड़ा इलाज कर देते हैं। इसके लिए सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता खुर्चेव क्या करते हैं, क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को क्या कहते हैं कि भाई साहब आप एक काम करो, हमें मिसाइल तैनात करने दो। और तैनात कहां पे करने दो? अपने देश क्यूबा के अंदर करने दो, ताकि मैं इस अमेरिका का थोड़ा ट्रीटमेंट कर सकूं, अमेरिका का थोड़ा इलाज कर सकूं। मिसाइल तैनात होने लग जाती है क्यूबा के अंदर। इस बात का पता अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को कुछ समय बाद लगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को जब कुछ समय बाद में इसका पता चला, तो मेरे साथियों होता क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने चेतावनी दी किसको? निकिता खुर्चेव को, जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति है। और चेतावनी देकर क्या कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर आपको टाइम दिया जा रहा है। कितने दिन का टाइम दिया जा रहा है? मात्र 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है। या तो यहां से अपनी मिसाइलों को हटा लो, अन्यथा थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार हो जाओ, तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
और अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो आप मेरे साथियों यकीन मान के चलिए वो परमाणु विश्व युद्ध ही होगा। सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए, अपनी समझदारी का परिचय देते हुए वहां से अपनी मिसाइलों को हटा लिया और तीसरा विश्व युद्ध होने से बच गया। अब आगे देखते हैं। आगे अनेक घटनाएं होती है, लगातार एक के बाद एक प्रयास किया जाता है, साम्राज्य का विस्तार किया जाता है कि कैसे जैसे करके हम अपने साम्राज्य का विस्तार करें। पूर्वी यूरोप जो था वो पूरा का पूरा सोवियत संघ की तरफ आ चुका है, पश्चिमी यूरोप जो है वो पूरा का पूरा अमेरिका की तरफ जा चुका है। दो गुट बन चुके हैं और इसी गुट की नीति के अंदर जो बेचारे छोटे छोटे नए देश आजाद हो रहे थे, जो नव स्वतंत्र देश थे, कौन से देश थे? नव स्वतंत्र जो अभी अभी आजाद हुए थे। इन आजाद देशों के सामने ऑप्शन था कि भाई आप या तो पूंजीवाद का समर्थन करो या फिर आप साम्यवाद का समर्थन करो, आपको एक चीज का समर्थन तो करना पड़ेगा। इन्होंने ये कहा कि बावड़ी झालरों में अब तो नया नया आजाद हुआ है, इसके अंदर श्रीलंका भी था, इसके अंदर चाइना भी था, इसके अंदर भारत भी था, इसमें पाकिस्तान भी था, इसमें इंडोनेशिया है, इसमें युगोस्लाविया है, इसमें घाना है, इसमें मिस्र है। ये छोटे छोटे देश अभी आजाद हो रहे थे, अफ्रीका के देश आजाद हो रहे थे, एशिया के देश आजाद हो रहे थे। उन देशों के सामने दो ऑप्शन आके खड़ी हो गए विकास के, कि आप साम्यवाद की तरफ जाओगे या फिर पूंजीवाद की तरफ जाओगे। तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थोड़े सोच समझकर काम करने वाले व्यक्तियों में से थे। उन्होंने ये कहा कि भाई साहब नहीं तो हम पूंजीवाद में जाएंगे और नहीं ही हम साम्यवाद में जाएंगे, मैं तो मारो तीसरा ऑप्शन निकाल सिया। और उस ऑप्शन का नाम रखा इन्होंने गुट निरपेक्ष। इन्होंने इसका क्या नाम रखा? गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष का मतलब यहां पे होता है गुटों से अलग रहना, गुटों से अलग रहना। गुट कितने बने हुए हैं? दो। गुटों से अलग रह के अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना ही गुट निरपेक्ष कहलाता है, जिसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में होता है, 1961 में। और इंडोनेशिया का एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है बेलग्रेड। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया का जो प्रमुख शहर है, तो इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करने वाला देश एक तो क्या नाम है मेरे दोस्तों? भारत। इसका नेता है जवाहरलाल नेहरू। एक देश है जिसका नाम है मिस्र, इसका नेता है गमाल अब्दुल नासिर। एक है मेरे दोस्तों इंडोनेशिया और एक है मेरे दोस्तों युगोस्लाविया, युगो। और एक है मेरे दोस्तों घाना। अब यहां पे ध्यान देखना, युगोस्लाविया जो है उसका है जोसेफ, जोसेफ ब्रोज टीटो। घाना जो है उसका है वामे एम कुर्मा और इसका है सुकर्णो। इसका कौन है? सुकर्णो। ये मुख्य रूप से 5 नेता थे जिन्होंने मिलकर किसकी स्थापना की थी? गुट निरपेक्ष की स्थापना की थी। अब मेरे साथियों आगे अपन देखते हैं। अमेरिका जो है वो पूंजीवाद का समर्थन करता है और सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थन करता है। तो साम्यवाद का समर्थन करने वाला जो देश है सोवियत संघ, इसमें आपको ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा काम जो है वो लगभग कैसा होगा? सरकारी काम होगा। सोवियत संघ जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है, आर्थिक रूप से क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। दूसरी चीज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
सोवियत संघ के अंदर लगातार क्या बढ़ता जा रहा है? भ्रष्टाचार। तीसरा पॉइंट, सोवियत संघ के अंदर लोगों को क्या नहीं है? स्वतंत्रता। सोवियत संघ के अंदर लोगों को क्या नहीं है? समानता। सोवियत संघ के अंदर लोगों को किसका अधिकार नहीं है? लोकतंत्र का। चौथा पॉइंट, सोवियत संघ का पूरा पैसा कहां पे जा रहा है? हथियार बनाने में। सोवियत संघ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो एकदम से क्या होती जा रही है? कमजोर। जब इस बात का आपको पता है कि भाई जब इस प्रकार की कंडीशन लगातार हो रही है, तो इस आग में घी डालने का काम छोटा सा मिखाइल गोर्बाचेव कर देते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव, ये सोवियत संघ के 1985 में राष्ट्रपति बने। मेरे साथियों, इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। 1985 में जब सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव बनते हैं, इन्होंने ये कहा कि भाई अभी हमें थोड़ा हथियार कम बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पैसा हथियार बनाने में जा रहा है, तो यहां पे बेरोजगारी बढ़ रही है, यहां पे भूखमरी बढ़ रही है, और मेन बेसिक जो चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, इनके ऊपर क्या नहीं दिया जा रहा? ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ये सुधारों को लेकर आते हैं, और इन्होंने दो नीतियां अपनाई, ग्लास्नोस्त और पेरेस्ट्रोइक। इन नीतियों के बाद में सोवियत संघ जो है, वो स्वतंत्रता की पहले से चर्चा चल रही थी, समानता की भी चर्चा चल रही थी, और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहले से उसके अंदर अंदर ही अंदर चर्चाएं चल रही थी। अब जब ये सुधार की बात हुई, एक साथ में जब सुधार की बात हुई, तो इस सुधार को मुख्य रूप से वहां की जनता एकदम से स्वीकार नहीं कर पाई। एकदम से उनको ऐसा लगा कि पता नहीं हमें क्या मिल गया। और मेरे साथियों, तीन देश अलग हो गए। एक देश का नाम है रूस, और एक देश का नाम है बेलारूस, और एक देश का नाम है यूक्रेन। 1991 में ये सोवियत संघ से अलग हो गए, और जब ये अलग हो गए तो इससे सोवियत संघ से पूरे टोटल नए देश बने 15। ये वही यूक्रेन है जिसके ऊपर प्रेजेंट टाइम में रूस क्या कर रहा है? हमला 2021 से लगातार हमला चल रहा है। इसके पीछे भी कहानी है, वो आपको क्या की जाएगी? बताई जाएगी। इसके साथ साथ में और नए देश बने, मैं कुछ के नाम बता देता हूं आपको। एक देश बना लताविया, एक देश बना लिथुआनिया, एक देश बना एस्टोनिया, और एक देश बना, यूक्रेन तो आ ही गया ना, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। एक देश बना किर्गिस्तान, एक देश बना तुर्कमेनिस्तान। समझ में आ रहा ना? ये देश बने, यानी 15 जब देश अलग बनते हैं, तो दिसंबर 1991 में सोवियत संघ पूरी तरह से टूट गया था। सोवियत संघ बिखर गया था, और अंतरराष्ट्रीय जगत में दो ध्रुव जो बने हुए थे, जो दो गुट बने हुए थे, उन दो गुटों में से मात्र एक गुट बचा, और उस गुट का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आओ भाई साहब अपना टॉपिक के ऊपर।